दिक्कत नहीं है क्योंकि तुमने दूसरी क्लासेस लगाई हुई है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना एक बारी अच्छे से। शरीर को ज्यादा तंग करोगे ना तो फिर वो जितना काम करता है वो भी नहीं करने देगा। तो मैं तेरे लिए भाई सुबह सुबह उठवा देता हूँ। शरीर कहेगा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे है। अब सिर दर्द हो रहा है तो तुम मुझे पूछ ही नहीं रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हमने कोई क्वेश्चंस नहीं करने, न्यूमेरिकल नहीं करने, आज हमने सर फॉर्मूले को क्या करना है सर, रिवाइज करना है, फॉर्मूला सीखने हैं सर, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस के बारे में बात करनी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर। सर थर्मोडायनेमिक्स में सर ना आप सबसे पहले हम लास्ट स्टार्ट करते हैं सर, शुरू वाला जीरोथ लॉ तो आप सबको पता है थर्मोडायनेमिक्स का, है ना सर। वो क्या था सर, अगर जी सर। दो बॉडीज ए एंड बी आपस में किसमें है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ये ए सी के साथ भी किसके साथ किसमें है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी भी आपस में कैसे होंगे सर, थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है, वही सर, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी, वैसे वाला केस है, बट यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है? हाँ यार, इसका ज्यादातर यूज होता नहीं, मतलब यूज तो बहुत होता है लेकिन इस पे क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते, तो बस इसको बारे में थोड़ा सा समझना था। इसके बाद आता है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर, वो क्या कहता है सर, जीरोथ लॉ तो समझ में आ गया सर, ए बी के साथ, ए सी के साथ, तो बी भी सी के साथ, ठीक, क्लियर है ना ये तो सबको? अगर दो बॉडीज ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और या ऐसा समझ लो बी सी के साथ है तो ए सी के साथ हो जाएगा उसी हिसाब से। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो जिससे क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर में यही घूमेगा, वो क्या है, किसी को पता है क्या सर? एनीबडी एनीबडी वांट्स टू ईट भुजिया? आज हम लाए हैं, आज जरूरत थी तो ले आए। हाँ भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर वो कहता है कि सर किसी सिस्टम पर हम जो भी हीट प्रोवाइड करते हैं सर, डी क्यू टोटल हीट, वो किस किस में काम आती है सर, वो क्या क्या करती है सर, या तो वो क्या यूज किस में यूज होगी सर, वर्क डन के लिए, किस में सर, वर्क डन में, या सर सिस्टम की क्या चेंज करेगी वो, इंटरनल एनर्जी, तो इसको चेंज इंटरनल एनर्जी बोलते हैं डीयू को। तो जो टोटल हीट है सर, जो टोटल हीट है सर, वो वर्क डन में यूज हो सकता है या किस में यूज हो सकता है सर, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है सर, बहुत सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल सर, टेम्परेचर वाली सर, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, है ना, ये सारी एनर्जी किस में आ रही है, इंटरनल एनर्जी में आ रही है। बहुत सारी एनर्जीज है, पता भी नहीं चलता सर, है ना, इतनी सारी एनर्जीज हैं, इनको एब्सोल्यूट तरीके से एक्यूरेट मेजर करना बहुत मुश्किल रहता है कई एनर्जीज को, इसलिए हम इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करते, किस चीज की बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो dq इज इक्वल टू dw, dq समझ में आ रहा है सर, क्या है सर, ये हीट, क्या है सर, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये क्या है, वर्क डन, और ये क्या है सर, चेंजिंग इंटरनल। किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब एक बात बताओ मेरे को सर, सर क्यू ड्यू डब्ल्यू आप सबने देखा होगा सर कि कभी तो सर केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव ले लेते हैं, फिजिक्स में कोई नेगेटिव लेते हैं, समझ नहीं आती कि नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है ना, देखते हो ना, एक थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में पढ़ते हो, एक थर्मोडायनामिक्स कहाँ पढ़ते हो सर, केमिस्ट्री में। तो थोड़ा थोड़ा अलग सा भी सिस्टम होता है, तो कंफ्यूजन भी होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पीयूष सर बताएंगे आपको अच्छे से, फिजिक्स में हम एक चीज आपको बता देते हैं जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी सर, क्या सर, सर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, है ना, और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या लेना है सर, पॉजिटिव, दूसरी इसके अलावा कोई भी चीज होगी वो क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। यस। सब आ रही है? तो ये आपको पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट ऑन द सिस्टम क्या है सर, पॉजिटिव, बाकी सब क्या है सर, नेगेटिव। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलिए। अब ध्यान से देखो सर,
चलिए सर, अब ये तो सर हो गया, इसके क्या क्या खेल है सर, इसके पूरा चैप्टर इसी तीन चीजों पे घूमेगा, डी क्यू पर, डी डब्ल्यू पर और डी यू पर। इसको डेल्टा यू भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो सर, डेल्टा डेल्टा यू। अब ध्यान से देखना, वर्क डन का फॉर्मूला ये सब है जो कैसे होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेसेस सर, प्रोसेसेस बोले तो प्रोसेसेस पर आते हैं। अभी प्रोसेसेस होते होंगे, आप सबने नाम सुने होंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस की सर। एक तो कैसा होता है सर, आइसोथर्मल, और सर, एडियाबैटिक प्रोसेस, और सर, आइसोकोरिक प्रोसेस, और सर, आइसोबार प्रोसेस, है ना। और कोई भी होता है क्या, और कोई होता है, बताओ। इन सब नहीं पता ना, होता है सर। इन सब के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर साहब भी होते हैं। कौन सर, इन सब का ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है सर, क्या होता है ये, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पहली बार सुन रहे हो, सही सर। एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो यही होता है सर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये क्या होता है सर, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस होता है सर, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है सर। और जो क्वाजी स्टैटिक मतलब बहुत धीरे धीरे सारा काम चल रहा होता है, इसमें सिस्टम हर टाइम पर सिस्टम कैसा रहता है, थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम, ऐसा प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस जहां पर भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। और इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के सब केसेस कौन है, सब केस आगे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। यानी प्रोसेस कौन सा है, पॉलीट्रोपिक, उसके आगे सब केसेस हैं। ये कौन से सर, आइसो, एडिया, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। ये अगर किसी को पॉलीट्रोपिक की इक्वेशन पता है ना, उसको आइसो, एडिए, आइसोबारिक इन सबको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर किसी को पॉलीट्रोपिक की इक्वेशन पता है तो उसको सब पता है, उसको सब पता है, अगर जिसको पॉलीट्रोपिक पता है। कैसे सर, अभी आएंगे आएंगे बात पे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं सर इंटरनल एनर्जी पे। हमने कहा सर कुछ किस चीज पे बात करेंगे सर, इंटरनल एनर्जी के ना हमने एक बार फॉर्मूला पढ़ा था, इसीलिए क्योंकि सर इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, मुझे याद आ रहा है सर, क्या था सर वो, कुछ याद है, पिछला क्लास में हमने पढ़ा था सर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में हाफ KT इज इक्वल टू E। फिर सर इसको हमने R की फॉर्म में भी लिखा था RT/2। यस, फिर एन हाँ, NRT/2, फिर इसका क्या हो गया था, NRT/2। लेकिन ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, तो F लगा देंगे। F। तो यही तो है सर किसका फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का, FnRT/2। T की जगह डेल्टा T भी लिख सकते हो अगर यहाँ पर क्या निकाल रहे हो, डेल्टा U। क्लियर है क्या सबको, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो अगर चेंज निकाल रहे हो तो वहां पर किसका चेंज आएगा, डेल्टा। ये इंटरनल एनर्जी का पहला फॉर्मूला है। जब मैंने वहां पर क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने आपको सबसे पहले यही बात बोली थी कि इंटरनल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो कि इसी से निकलेंगे, हाँ या ना। यस सर। हाँ तो था। अभी हम धीरे धीरे ये फॉर्मूले को लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन पहला फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया क्या। यस हाँ सर। सर, ठीक है। यस सर। दूसरा भी बताएंगे सर, बताएंगे, सब्र रखो तो सब पता चलेगा सर। सर एक बात बताओगे सर कि इंटरनल एनर्जी को तो हम साथ साथ चलाते रहेंगे, लेकिन प्रोसेसेस को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल तो कर नहीं रहे सर। तो आप देखो एक बार ध्यान से सर, दो तरह की चीजें होती है, थर्मल हीट कैपेसिटी, क्या बोलते हैं सर, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। एक होता है हीट कैपेसिटी, एक होता है सर कौन सी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होता है सर, हीट कैपेसिटी और मैं सबका सबका इंट्रो देते जा रहा हूँ, फिर कभी भी बीच में फॉर्मूले डिस्कस कर लूंगा, सबको मिक्स कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें मिक्स में ही समझ में आएंगी। अगर लय बाय लय चलते रहेंगे तो नहीं समझ में आने वाली। ठीक, तो सर हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, कोई बता सकता है। सर हीट कैपेसिटी होता है सर किसी टेम्परेचर, किसी भी अमाउंट सब्सटेंस का गर्म होना, कितनी जल्दी गर्म होगा, कितनी जल्दी या कितने टेम्परेचर पे कैसे गर्म होगा, है सर, कैसे सर,
किसी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वही क्या है उसकी हीट अच्छा सर, हाँ सर। फिर सर मोलर हीट कैपेसिटी क्या है सर? अरे भाई, अगर वो सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना हो जाए 1 मोल, तो वो क्या हो जाएगी सर? मोलर हीट। किसी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए, किसी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो उसकी हीट कैपेसिटी है। बट स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है सर। स्टैंडर्ड क्या बता दिया? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ये सर फॉर्मूला बना दिए, डेफिनेशन बता दी, लेकिन हिंदी में तो सरल भाषा में किसी चीज को गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो क्या है उसकी हीट कैपेसिटी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाए, अगर वो सब्सटेंस कितना हो सर 1 मोल, तो द amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius is known as molar heat capacity। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। तो हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं सर, हीट रिक्वायर्ड ना तो डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है क्या सबको? टेम्परेचर है ठीक, क्योंकि नीचे क्या है सर टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड और नीचे क्या है टेम्परेचर। ये तो हो गया हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। लेकिन अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो ये टोटल हीट कैपेसिटी है, इसको किससे डिवाइड कर दूं? नंबर ऑफ से। तो ये क्या हो गई सर? मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है क्या? किसी सब्सटेंस को का टेम्परेचर तुमने बढ़ाना है कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। और ये सब्सटेंस अगर 1 मोल का है, 1 मोल इसका अमाउंट है, तो इसको गर्म करने के लिए कितना टेम्परेचर? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, रेज द टेम्परेचर। मैंने ये नहीं कहा 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, भाई उसका टेम्परेचर पहले 25 डिग्री पर है, तो 25 से क्या हो जाएगा सर 26। अगर 30 है तो क्या हो जाएगा सर 31। इतना टेम्परेचर के चेंज में कितनी हीट दे रहा हूं, वही उसकी क्या है सर हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर सब्सटेंस का अमाउंट 1 मोल है तो वो हीट कैपेसिटी क्या बोल दूंगा? मोलर हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला आपके सामने है सर। अब ये भी गर्म जब कर रहे हो सब्सटेंस को, हीट दे रहे हो सर, टेम्परेचर रेज कर रहे हो, ये 2 कंडीशंस पे कर देते हो सर। जब उसको हीट कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाए अगर कांस्टेंट, तो उस हीट कैपेसिटी का नाम आ जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। अगर सर हाँ सीपी, अगर दूसरी चीज क्या हो जाए सर कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम आ जाएगा सर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको सब हम सब जानते हैं सीवी से। क्लियर है क्या? और आपको एक फॉर्मूला तो पक्का लर्न होगा सर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। ये 2 फॉर्मूले होते हैं सर, है ना? बट अब आपको सीपी और सीवी का फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं सर? अब देखो सर, C इज इक्वल टू होता है सर एन। अब ये आगे हम करेंगे, अभी नहीं करते, धीरे धीरे निकालेंगे। पहले तो ये हीट कैपेसिटी समझ में आ गया क्या सीन है, फॉर्मूला समझ में आ गया। मोलर कब लगाना है, मोलर कब नहीं लगाना, एन से कब डिवाइड करना है, एन से कब डिवाइड नहीं करना। अगर भाई सिंपल हीट कैपेसिटी है तो एन से डिवाइड नहीं करना, मोलर हीट कैपेसिटी है तो एन से डिवाइड कर दो। हीट कैपेसिटी का लॉजिक भी समझ में आ गया क्या? अब इसके फॉर्मूले में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, जब मैं करवाऊंगा तब। इसको अब फॉर्मूला करने से पहले सर कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है ये सब देखना पड़ेगा, हीट किसके इक्वल होती है ये सब देखना पड़ेगा। आओ सर, तो प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया लेना है तो सी किसके इक्वल होता है? डी क्यू बाय डी टी है ना? तो डी क्यू किसके इक्वल है सर? डी डब्ल्यू प्लस डी यू, क्योंकि ये किसने बोला था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डी क्यू की जगह तो क्या लिख सकते हो सर? डी डब्ल्यू प्लस डी यू एंड डी टी। क्लियर? अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है सर, आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं, वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पी डी वी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी का इंटीग्रेशन, या डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये किसका वर्क डन, किसका फॉर्मूला होता है सर? वर्क डन का जनरल फॉर्मूला। यानी वर्क डन का मतलब सर चेंज इन वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है सर? चेंज इन वॉल्यूम। आइसोकोरिक पेयर वॉल्यूम तो क्या होता है सर? या कांस्टेंट। अगर मैं आइसोकोरिक भी छोड़ो, मैं किस पे बात कर रहा हूँ? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा डेल्टा वी।
वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो वो कितना हो जाएगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो? सोचो, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना होगा? हाँ, कितनी बार तो करा अपन ने। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, सॉरी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? जीरो। हाँ 0 सर, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो मतलब जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वही उसकी फाइनल वैल्यू है, इसका मतलब चेंज क्या है? 0 जीरो। तो डेल्टा भी जीरो, तो वर्क डन भी क्या? जीरो। 0 हो तो जाएगा। डी डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो सी किसके इक्वल हो जाएगा? डी यू बाई एन डी टी, dt जिसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा यू बाई एन डेल्टा टी। अच्छा, मैं बताऊंगा क्या लर्न करना है सर। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? सी वी। अच्छा सर, डेल्टा यू का फॉर्मूला तो सर आपने मेरे को बताया था अभी अभी। हाँ सर, याद हो तो? एन एफ आर डेल्टा टी, डेल्टा टी बाई 2। याद है ना? एन एफ डेल्टा टी बाई 2 इंटू आर। हाँ सर, नहीं याद तो शुरू में जाओ, यहाँ देखो, याद आ गया? यस सर। अभी पुट कर दो डेल्टा यू की जगह एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 डिवाइडेड बाई में क्या है सर? एन, ये वाला भी तो लिखोगे, एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी कट गया तो देखो सीवी का फॉर्मूला क्या आ गया? एफ आर बाई, बस ये लर्न कर लो, बात खत्म। ये लर्न करना है, ये तो मैंने ड्राइव इसलिए कराया क्योंकि करवाना पड़ेगा सर, क्योंकि अब ऐसी हर चीजें लर्न लर्न करवाते जाएंगे तो दिमाग में ही नहीं बैठेंगी सर, कहाँ से आया था। अगर कल को भूल जाओ तो फॉर्मूला तो पता है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, उसमें पुट कर देना। सीवी का फॉर्मूला आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में, एफ आर बाई 2। अब सीवी मोनोटोमिक के लिए भी निकाल सकते हो। हाँ सर, एफ की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा सर मोनोटोमिक के लिए? 3 3। सर डायटोमिक के लिए भी निकाल सकता हूँ सर, एफ की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 5 या 7 5 या 7। अच्छा सर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होगा सर? 6 6। बात खत्म, क्लियर है ना सबको? यस आराम से आ जाएगा। तो अब सीवी आ गया तो सीपी निकालने का कौन सी देर है, क्योंकि हमें पता है सर सीपी माइनस सीवी। r इक्वल्स टू r अभी अभी सीवी निकाल के आए हैं सर, एफ आर बाई, f r by 2 ओहो, तो सीपी क्या है सर? एफ आर प्लस एफ आर बाई 2, तो सर 2 आर प्लस एफ आर बाई 2। हाँ है ना? यस सर। पक्का? हाँ सर, आर कॉमन ले लो ना। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो इसको भी हटा दो, एफ को ऊपर से ही आर कॉमन ले लो। ले क्या? तो 1 प्लस एफ बाई 2, तो क्या हो जाएगा सर? आर इंटू 2 प्लस एफ बाई 2। ये क्या आ जाएगा सर? सीपी का फॉर्मूला। लर्न नहीं करना सर, लर्न सिर्फ सीवी का करना है, क्योंकि सीपी तो हम निकाल लेंगे सर। मैं बताऊंगा जो लर्न करना है, सिर्फ हमने एफ आर बाई 2 इज इक्वल टू सीवी दिमाग में रखना है। वो भी नहीं तो उसका भी तरीका तो आता है निकालना, पर याद रखेंगे टाइम बचाने के लिए। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है सर? f r by 2 बाई 2, एफ आर बाई 2। अच्छा सर, सीवी आ गया, सीपी आ गया सर, गामा निकालना कौन सी बड़ी बात है सर? सीपी बाई सीवी किसके इक्वल होता है सर? गामा। ओके, तो सीपी बाई सीवी गामा के इक्वल है। तो सर सीपी तो पता है सर, सीपी आर इंटू 2 प्लस एफ बाई 2। अच्छा, और सीवी क्या होता है सर? एफ आर बाई 2 से 2 मर गया सर, आर से आर बढ़ गया सर, तो 2 प्लस एफ बाई एफ इज इक्वल टू गामा, है ना? यहां से भी क्या कॉमन ले सकता हूँ सर, बताओ? f एफ कॉमन ले ले, ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो। अगर नहीं लेना तो मत लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सर। ऐसे नहीं लेना तो नहीं लो, तो गामा की वैल्यू निकाल लो सीधा यहाँ से। गामा किसके इक्वल है सर? 2 प्लस एफ। किसी को कोई डाउट बोलो? चले आगे, हाँ या ना? और ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, एफ बाई एफ हो जाएगा 1, 2 बाई एफ को 2 बाई एफ, तो 1 प्लस 2 बाई एफ किसके इक्वल हो गया? गामा। और यहाँ से तो और अब कितने ही फॉर्मूले निकाल लो सर गामा के फॉर्म में। अभी गामा निकाला किसके इक्वल? 1 प्लस 2 बाई एफ के। तो अब गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बाई एफ। तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो अगर तुम्हें किसी की गामा दे रखा हो, एडियाबैटिक कांस्टेंट वाला, एडियाबैटिक कांस्टेंट है ना सर? हाँ सर, एडियाबैटिक इंडेक्स कभी कभी बोल देते हो इसको। तो सर अगर मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, मेरे को गामा दे रखा हो, तो मैं निकाल सकता हूँ ना आराम से? हाँ सर, फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1।
क्लियर। तो मैंने कहा था बहुत सारे फॉर्मूले, इसलिए आज का पूरा लेक्चर किसके ऊपर है सर? फॉर्मूला। तो आराम से देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सारी चीजें समझ के ही कर रहे हैं सर। अभी तक तो कुछ लर्न किया है क्या? कुछ भी नहीं किया अभी तक तो लर्न। और चीजें समझ में आती रहेंगी आती रहेंगी। अभी तक फॉर्मूला एक ही लर्न किया सर, CV इज इक्वल टू FR/2। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है सर। और F की वैल्यू अगर निकालनी हो गामा के फॉर्म में तो 2/γ-1। अच्छा सर, अभी आपको पीछे दिखाया था सर Q का फॉर्मूला। Q कैसे निकाला था सर? Q नहीं सर, Q नहीं DQ। हाँ सर, वो लिखा था ना स्पेसिफिक हीट। हाँ सर, DQ/dt। सर इसको अब DQ की जगह क्या लिख सकता हूँ? CDT। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना बच्चे, T1 to TT T2 की फॉर्म में, तो Q पता है क्या आ जाएगा? C बोलो बोलो, C बोलो, C delta T। क्या बोलोगे? दोबारा बोलो। C delta T। अगर N है, अगर यहाँ N भी है तो यहाँ पर N भी आएगा ना। ये ऐसे था, N उधर चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है? NC∆T। ये Q का फॉर्मूला बन जाएगा सर, Q का। क्योंकि हमने तीन चीजें पढ़ी थी ना, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। तो DU की बात कर ली, DW का फॉर्मूला जनरल देख लिया, आप DQ का भी देख लो। DQ का आ गया ना NC∆T। तो अभी यूज हो जाए तो। बट अभी ये नहीं करना, मैं हल्का फुल्का बता रहा था सर। यहाँ पर तो हमें CP CV इन सब के बारे में पता चल गया सर। अब आप यही मत खेलना सर। सर अब एक बात देखो, ΔU F/R∆T/2 है क्या? आप सब रेडी हैं एक और फॉर्मूला देखने के लिए इंटरनल एनर्जी का? बताएं। जी सर। आइए सर देखते हैं सर। F को, N को, R को ΔT। सर ये F, अच्छा CV क्या होता था? FR/2। तो सर दिख रहा है मेरे को, F भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। इसकी जगह क्या लिख दूं सर बताओ? FR/2 की जगह CV। तो N बाहर ले हो, इसकी जगह CV∆T। ये भी किसका फॉर्मूला आ गया? इंटरनल। ऐसे ऐसे और भी हैं, साथ जुड़े रहिए, करते रहेंगे। चलें आगे, आओ सर। यस सर। ये तो सर छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वक्त आने पर इनका अपने आप मकसद पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जो मेन चीज है वो अब है, देखो प्रोसेसेस सर, प्रोसेसेस। ये सब तो हम करते रहेंगे सर। प्रोसेसेस क्या है सर? पहला प्रोसेस आइसोथर्मल। कितना टाइम पड़ेगा मेरे को बताओ? अच्छा पड़ा सर। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? फटाफट बता दो। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर सर, PV इज इक्वल टू nRT। सब याद रखना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो सर PV भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ओहो सर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? इसकी इक्वेशन क्या बन गई थर आइसोथर्मल की? P1 V1 is equal to constant। या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है क्या? यस सर। यस। आइए सर सेकंड इक्वेशन पर आइए सर। सर इसके वर्क डन के बारे में भी बात करेंगे। इन सब के किसके बारे में बात करना है हमने? वर्क डन के बारे में करेंगे सर। अभी रुक जाओ। लेकिन आइसोथर्मल हो गया, अब किसकी बारी है सर? सर आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है सर? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर। ओके 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 सर। आइडियल इक्वेशन लगाइए सर, PV इज इक्वल टू nRT। सर अगर प्रेशर सर कांस्टेंट है तो सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V/T कांस्टेंट है इसमें, है ना? यस सर। T1 सर प्रेशर कांस्टेंट है अभी के लिए, ये भी लिख सकता हूँ सर। यहाँ पर PV कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ क्या कांस्टेंट है सर? प्रेशर। अच्छा आइसोबारिक हो गया सर, आइसोथर्मल हो गया सर। तीसरा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बोले तो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट सर। ओके 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 ठीक है सर। चौथा सर, चौथा एडिएबैटिक। ये भाई साहब क्या कहते हैं सर? ये क्या कहते हैं? ΔQ जीरो के। अच्छा इसकी इक्वेशन याद है किसी को? सर PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा सर ध्यान रखना, आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट, एडियाबैटिक में PV गामा कांस्टेंट। अच्छा अच्छा क्यों बता रहे हो सर? ये तो बच्चों वाला खेल है। अभी इन सब के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की बात करने वाले हैं। कौन सर? पॉली
पॉलीट्रोपिक सर, पॉलीट्रोपिक क्या कहता है बच्चों? पॉलीट्रोपिक कहता है सर मेरी इक्वेशन भी कुछ वैसी ही है, पीवी गामा नहीं है, बस पीवी क्या है? एक्स। और ये एक्स क्या है सर? एक्स इज अ कांस्टेंट बोल दो, या इसको बोलते हैं सर पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। अब दिखाते हैं सर ये सबके ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों हैं। आइए सर, x की वैल्यू पुट करो 0 तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर किसी चीज की पावर 0 वो 1 हो जाता है। हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे सर ये तो पढ़ा हुआ है, ये कौन सा प्रोसेस बन गया? आइसोबारिक। ओके, यानी ये इसी का ही बच्चे हैं सर। यस, आइसोबारिक तो इन्हीं के ही बच्चे आए हैं। आइए सर नेक्स्ट आइए सर, x की वैल्यू क्या पुट कर दे सर? अब 1 तो सर क्या हो जाएगा सर? PV is equal to constant. तो पढ़े थे Isothermal. पढ़ना Isothermal. आइसोथर्मल भी इन्होंने ही दिए हैं अपने सर, है ना सर? समझ में आ रहा है? आइसोथर्मल भी इन्हीं की उपज है सर। आइए सर, अब x की वैल्यू 2 पुट करूं क्या? अरे नहीं सर, क्यों? x की वैल्यू पुट करो गामा, तो क्या हो जाएगा सर? पीवी गामा। ये कौन सा प्रोसेस हो गया सर? Adiabatic. ओहो, मतलब एडियाबेटिक भी इन्हीं के ही बालक हैं सर। क्लियर है? आइए सर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट थोड़ा अटपटा सा है, x की वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि बढ़ते 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 कहां तक जाएगी सर? इन्फिनिटी। तो ये कहा जाता है सर, चाहे आप ऐसे लिखो पीवी, x की जगह क्या लिख दो? इन्फिनिटी। और हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ बोल रहे हैं? लग रहा है गामा लिख हाँ दिया। गामा ही लिखना है, गामा ही लिखना है। ओ इन्फिनिटी लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। गामा नहीं लिखना, क्या लिखना था? इन्फिनिटी। तो या तो पीवी इन्फिनिटी लिख दो, या क्या लिख दो? इसका मतलब क्या है? पीवी इन्फिनिटी कांस्टेंट। इसका मतलब सर अगर एक चीज बहुत बड़ी है तो दूसरी चीज को क्या होना पड़ेगा? बहुत छोटा। अगर कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट की इक्वल है, तो चाहे तुम ये लिख दो या तुम ये लिख दो, बात एक ही है क्या? हाँ, याद रखना अब इस बात को। या तो तुम v की वैल्यू इन्फिनिटी लिख दो या p की पावर 0 लिख दो, बात क्या है? दोनों सेम है। तो सर अगर मैं x इन्फिनिटी वाली साइड लिख रहा हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, p 0 v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कौन कॉन्स्टेंट है? p की पावर 0 तो 1, तो यानी कौन कॉन्स्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक। ओह सर, ये सारे इन्हीं के बच्चे थे सर, हमें तो आज पता लगा है ना? यस सर। हमें तो आज पता लगा सर, ये तो सारे यहाँ से आ रहे हैं सर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो सर इधर क्या कह रहे हो? इन्फिनिटी वाला दोबारा बता दूं, ये कह रहे हो? नहीं सर, इधर x वाला ना, इधर इन्फिनिटी भी लिख दो। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई डाउट? चलो सर अब वर्क डन का ना थोड़ा थोड़ा हिंट लेंगे, फिर वापस चलेंगे इंटरनल एनर्जी की तरफ, और एक और नया क्या देखेंगे? फॉर्मूला। आओ सर, एक बार सर वर्क डन देख, तो मैं हल्का फुल्का इंट्रो देता हूँ, हल्का फुल्का, क्योंकि एक साथ इतने सारे फॉर्मूले दे देंगे सर, डाइजेस्ट ही नहीं होंगे हमारे सर। आओ सर, सर एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना सर। क्या सर? क्या सर? ये वाला, अरे यार ये वाला कहाँ गया? हम लिख देते हैं, छोड़ो। डी क्यू इज इक्वल टू डी डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कौन सा लॉ है सर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। सर एक बात तो सबसे पहले करते हैं, इसमें सबसे आसान चीज क्या हो जाए? जब इन सब में से एक ना एक चीज 0 हो जाए। सर डी क्यू तो 0 होती है, कहाँ होती है सर? डी क्यू 0 कहाँ होता है सर? डेल्टा क्यू 0 कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में चलो। ओहो, डी क्यू 0 है। अगर डी क्यू 0 है तो डी यू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। ओ, इसका मतलब जो वर्क डन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर।
है ना। कई जगह पे आपको ये लिखा हुआ भी दिख जाएगा dq इज इक्वल टू w प्लस डेल्टा v, तो भी कंफ्यूज नहीं होना, du सॉरी du, तब भी कंफ्यूज नहीं होना। तो यानी सर वर्क डन जो है वो चेंज इन किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। कौन से केस है, अगर ऐसा है तो ये वो कौन सा केस होगा सर, डियाबेटिक। अच्छा सर एक और प्रोसेस, इन तीनों में से एक चीज और जीरो हो सकती है सर, डी डब्ल्यू कब जीरो होगा सर, सर डी डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था सर जनरल वाला, पी डी डीवी, यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब पीडीवी क्या हो जाता था, जीरो। जीरो। अच्छा सर वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ होता था सर, याद आ गया, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो सर डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू के। इसका मतलब समझ रहे हो सर, जितनी भी हीट दूंगा आइसोकोरिक में उसमें से कोई भी वर्क डन में यूज नहीं होगी, वो किस में यूज होगी, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं जितनी भी हीट दे जा रहा हूँ दे जा रहा हूँ वो सारी की सारी किस में बदल रही है, इंटरनल एनर्जी में। अब मैंने तो बता दिया एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें मैं हीट दी जा रहा हूँ 50 जूल, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, बिना सोचे बिना समझे क्या लिख दोगे, क्योंकि सारी की सारी हीट किस में यूज हो गई सर, इंटरनल। ऐसा ही सब कुछ, हीट चेंज तो जीरो है, तो जितना वर्क डन एडियाबैटिक में किया जाएगा वो सारा का सारा किस में हो जाएगा सर, इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि वहां पर हीट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हीट जीरो है सर, हीट का चेंज सॉरी क्या है, जीरो। वो प्रोसेस तो बात हो गई। आइसोबारिक में और आइसोथर्मल में थोड़ा सा नया कंसेप्ट होता है, उसको भी करेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं सर उस पे, किस पे सर, इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में आ जाओ सर, एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी सर, अब और नया फॉर्मूला कहां से निकालें सर, धक्का है कोई, धक्का तो नहीं है पर थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं सर। सर एक फॉर्मूला पढ़ा था गामा का, अभी क्या पढ़ा था, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, या सर एफ का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 2 गामा माइनस 1। पुट कर दो सर, एफ की जगह क्या, 2 गामा -1। कैसे सर, कैसे पुट करें सर, यहाँ पुट कर दो ना, यहाँ नहीं पुट कर सकते, कर सकते हो सर, और चाहो तो सीवी की फॉर्म में भी पुट कर दो, आपके ऊपर है। हमने सीवी का और फॉर्मूले भी तो पढ़े हैं, FR/2 वो तो पुट कर दिया सर हमने, FR/2 की जगह सीवी में FR/2 लिख दो एक बारी, सीवी की जगह क्या लिखता था भाई, FR/2, यानी यहीं पर F की जगह क्या पुट कर दो, 2 गामा -1 R डेल्टा टी। क्लियर है सबको, हाँ या ना भाई, सीवी की जगह आर भी तो इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में मैंने बस एफ की जगह क्या पुट किया है, 2 गामा -1। क्लियर है, देख लो अच्छे से देख लो, नहीं मजा आ रहा क्या, अरे भाई नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा तुम्हें, कोई बात नहीं ना करो, आ रहा है सर, आ रहा है तो डेल्टा यू का नया फॉर्मूला बताओ फिर, सीवी की जगह क्या लिख दिया था, FR/2 तो लिख दिया था, अब एफ की जगह भी क्या पुट कर दो, 2 गामा माइनस, तो एफ की जगह लिख दिया 2 गामा -1, साथ में है NR डेल्टा टी बाय 2 से 2 कर दिया क्या, ओहो अच्छा सर, तो सर डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा -1, नया फॉर्मूला आ गया सर, इसको हटा दो सर। क्लियर है, नया फॉर्मूला क्या है सर, अगर जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा सर ये 2 से 2 कटा है, अरे तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा कर लो, f की जगह f/2 की वैल्यू पुट कर दो, फिर तो ठीक है, ये लो f तो है ही ना, यहां से f/2 की वैल्यू पुट करो, तो f/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मैंने वही पुट करा है, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया, 1 गामा -1, ऊपर क्या रह गया, NR डेल्टा टी। अब ठीक है, अब विश्वास हो रहा है, अब विश्वास हो जाएगा, हाँ तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया इंटरनल एनर्जी का। कुछ भी लर्न नहीं करना सर, ना लर्न नहीं करना, हम भी तो लर्न नहीं कर रहे सर, मैं क्या पेपर में यहाँ छाप के थोड़ी आया हूँ, समझ में आ रहा है, नहीं छाप के आया ना, आपके सामने ही कर रहा हूँ, सारी चीजें रिवाइज हो रही है, अपने आप रिवाइज होंगी, लेकिन टाइम लगेगा, इसीलिए एक दिन का पूरा गैप दे रहा हूँ ना इसके लिए। कितना ही लर्न कर लूंगा, अगर मैं लर्न भी करके आया होता तो कितना कर लेता, इतना कर पाता क्या जितना लिखा है, देखो नो
कौन लर्न कर सकता है सर इतना? कोई भी नहीं कर सकता सर, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ठीक, तो एक तरीका ये भी था, मैं सारा कुछ स्लाइड पर लिख के मैं एक एक दिखाता रहूं आपको, ये सी का फॉर्मूला है, ये पी का फॉर्मूला है, ये एच का है ना, उसमें आपको मजा आता ना मेरे को, मेरा तो काम हो जाता क्योंकि मैंने तो दिखा दिया। बट फिर तुम कहते सर ये लर्न करना है, ये लर्न थोड़ी होगा, आप तो अपना करके चले गए। अब मैंने भी लिखा है तो आप भी लिख सकते हो ना इसको, हाँ या ना? हाँ, तो ट्राई करना लिखने की। तो सर इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया। अब सर तीसरी चीज आ गई सर, अब कौन सा सर? वापिस आ जाओ, वर्क डन निकाल रहे थे सर। वर्क डन हर एक केस में देखना है हमने, कौन कौन से केस में सर? चलो इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर वर्क डन पे करेंगे, फिर चीज खत्म कर देंगे। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात सर, एक ग्राफ जरूरी होते हैं इसमें, कौन से ग्राफ? पीवी ग्राफ। ग्राफ। हालांकि वीटी ग्राफ भी होते हैं, वो भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज पीवी ग्राफ करेंगे, इस पे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। देखो सर, याद रखना आइसोथर्मल में क्या होता है? पीवी कांस्टेंट, हाँ सर, और एडियाबैटिक में पीवी गामा कांस्टेंट। अब मैं चाहूं तो देखो, पीवी ग्राफ का स्लोप कैसे पता चलता है सर? वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज, यानी डीपी बाय डीबी डीवी। इसका क्या बताएगा? स्लोप। क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पर भी पीवी कांस्टेंट है, यहाँ पीवी गामा कांस्टेंट है, तो दोनों ग्राफ के बारे में, दोनों ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होना चाहिए? डीपी बाय डीवी। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो डीपी बाय डीवी होगी, वही उसका क्या होगा? स्लोप। तो जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करूंगा और डीपी बाय डीवी की वैल्यू निकालूंगा, और इसमें जब निकालूंगा डीपी बाय डीवी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी, लेकिन मैं ग्राफ देख के कैसे पहचानूंगा कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबैटिक का है? क्योंकि दोनों में लगभग सेम इक्वेशन नहीं है, एक पीवी कांस्टेंट है और एक पीवी गामा। तो आप दोनों देखो ना, इसमें पीवी कांस्टेंट का मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यहाँ पर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा अल्फा के गामा, है ना? तो ग्राफ तो दोनों का कुछ यही शेप में होगा, है ना? यस सर। तो कौन सा एडियाबैटिक का, कौन सा आइसोथर्मल का? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। हालांकि आप इसको वो भी कर सकते हैं डराइव, बट बहुत लंबा प्रोसेस ना हो जाए, आपको चीजें समझ में ना आने लगे, मतलब खत्म ना हो जाए दिमाग। करना कैसे है? करना कुछ नहीं सर, इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। जब v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगेगी। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा dv बाय dv प्लस v एज इट इज dp बाय dv। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dv से dv गया सर, तो p इज इक्वल टू माइनस वी dp बाय dv। तो सर dp बाय dv देखो किसके इक्वल आ रहा है सर? माइनस का p बाय वी। समझ रहे हो, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा इसमें निकाल सकते सर, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा डिफरेंशिएशन करोगे v का, तो गामा आगे आ जाएगा, v की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय dv, dv इंटू डिवाइड बाय dv, तो वो तो क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस v गामा एज इट इज, और फिर क्या लिखोगे? dp बाय dv इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर dp बाय dv निकालोगे क्या? किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ p गामा v गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय v की पावर गामा। लर्न नहीं करना, माइनस p गामा v गामा ऊपर चला जाएगा, तो गामा माइनस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कट गया तो v की पावर क्या आ जाएगी? -1। तो ये क्या हो रहा है देखो, माइनस ऑफ गामा p बाय वी। तो ये भी dp बाय dv क्या था? स्लोप। लेकिन किसका सर? एडियाबैटिक का, सॉरी किसका? आइसोथर्मल। किसका था सर? आइसोथर्मल का, हाँ ठीक है। और ये किसका था सर? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का। फर्क क्या है सर? इसके अंदर कुछ क्या हो रहा है, ज्यादा मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो किसका स्लोप ज्यादा है? एडियाबैटिक का या आइसोथर्मल का? नेगेटिव एडियाबैटिक, क्योंकि उसमें गामा का फैक्टर ज्यादा मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो जो भी ग्राफ जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यानी ये वाला ग्राफ किसका होगा? एडियाबैटिक। ये वाला किसका होगा सर? आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा क्या होगा सर? ज्यादा होगा। किससे? आइसोथर्मल के से। तो अब ग्राफ देखते ही पहचान लेना सर, स्लोप लर्न करना है?
कौन लन करेगा? अगर लन भी करना होगा तो सर कर देंगे ना, dp बाई dv है ना, तो ऐसा समझो p बाई v वही स्लोप है। ये हो गया आइसोथर्मल का। इसको गामा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसका हो जाएगा? एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक। माइनस आगे लगा देना क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है सर। क्लियर? यस सर। बस ये दिमाग में रखना है सर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ हो जाए तो उल्टा हो जाएगा सर स्लोप। समझते हो ना? अगर ये एरो नीचे है लेकिन अगर एरो ऐसे हो रहा होता सर, इनिशियल पॉइंट सेम कर लेना इसका। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। तो अब क्या होगा सर? ऊपर जाते टाइम उल्टा हो जाता है, तो ये वाला किसका होगा? एडियाबैटिक का। और ये वाला कौन सा होगा? आइसोथर्मल। उल्टा होता तो अपोजिट हो जाता है। आप चेक भी कर लेना स्लोप। स्लोप कैसे चेक करते हो? टेंजेंट डाल के। क्या डाल के? टेंजेंट। जिसमें झूला खाने में बहुत तेजी से गिरो, बहुत बढ़िया स्वाद आए, उसका स्लोप ज्यादा। जिसमें झूला खाने में स्वाद अच्छा ना आए, वो क्या है? स्लोप कम। समझ पा रहे हो ना स्लोप? यस सर। एक तो ये है सर, इसमें अच्छा लगेगा या इसमें अच्छा लगेगा सर? देख पाते हो आप स्लोप किसका स्टीपर है सर? ज्यादा है ना? तो जिसमें राइडिंग अच्छे से हो जाए सर वो ज्यादा स्टीपर है, जिसमें बहुत तेजी से बढ़िया तरीके से आओ। क्लियर? और वैसे भी देख सकते हो टेंजेंट थीटा से, जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, टेंजेंट थीटा। ठीक है सर। ये तो आपने दो को कंपेयर किया ना पीवी ग्राफ में, कौन से सर? एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। अच्छा, तो सर और किसी को नहीं कर सकते? हमको तो सबको पहचानना है। आइसो, एड ये, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक, सबको पहचान सकते हो? हाँ सर सबको पहचान सकते हैं। आओ सर पहचानते हैं सर। ये एक ही ग्राफ में सबको दिखा देते हैं सर। आइए लास्ट चीज, एक ही ग्राफ में किसको दिखा दे सर? सबको दिखा देते हैं। पी वी। क्लियर है? दिखाएं? यस सर। आइए सर देखते हैं सर। सर आइसोकोरिक में तो क्या होता है? चलो शुरू से करते हैं सर। सबके ग्रेट ग्रैंडफादर जी कौन थे? पीवी एक्स कांस्टेंट। सर जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0। ये एक्स ही क्या होता है सर एक्चुअल में? स्लोप होता है। आप ध्यान रखना इस चीज का। सर जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो कौन सा प्रोसेस था सर? आइसोबारिक। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। चलो आओ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। चले करे क्या? देखो सबसे पहले स्लोप की वैल्यू 0 थी तो कौन सा था अभी आप लोगों ने बोला है? आइसोबारिक। अच्छा सर स्लोप 0। स्लोप 0 इसका मतलब सर लाइन बिल्कुल क्या होती है? स्ट्रेट, ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वो कौन सा है? आइसोबारिक। और आप ऐसे भी देख सकते हो ना सर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो इसलिए लाइन ऐसे गई है। प्रेशर क्योंकि कैसा है? कांस्टेंट है सर, इसलिए तो लाइन ऐसे गई है प्रेशर के बिल्कुल पैरेलल। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आइसोबारिक। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए सर? 1। तो सर क्या हो जाए सर? आइसोथर्मल। थर्मल। पक्का? यस सर। चलो आइसोथर्मल, क्योंकि एक्स की वैल्यू हो गई 1। अच्छा सर एक्स और आइसोथर्मल तो हमने पता भी है सर, ऐसा होता है ना, ऐसा। यस सर। अच्छा सर ठीक है सर। अच्छे से नहीं बना सकते क्या सर? हर चीज में ऐसे झूले गिला दोगे सर? लो भाई, अब ठीक है? यस सर। ठीक है सर। अच्छा सर एक्स इज इक्वल टू गामा हो जाए तो सर एडियाबैटिक। इसका हमें पता है सर, अगर ये आइसोथर्मल है और एरो ऐसे सा लगा हुआ है सर, इससे कहाँ आएगा? थोड़ा सा नीचे आएगा सर, थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है सर एडियाबैटिक से। तो ये किसका हो गया सर? एडियाबैटिक। ओके सर, 2 तो पता चल गए सर। अब क्या सर? वो इन्फिनिटी वाला, यानी v की पावर p की पावर क्या हो गई? 0, यानी v कांस्टेंट
और जब v कांस्टेंट होगा तो आइसोकोरिक ग्राफ किसके पैरेलल आइसोकोरिक बनेगा? पैरेलल ऊपर y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि v कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट बोले तो सर ऐसे, हाँ या ना? यस सर तो ये किसका हो गया? आइसो। कोरिक अब कोई भी ग्राफ हो, क्या पहचान नहीं लोगे क्या कौन सा है? यस सर देख लो, एक ही ग्राफ में ऐसा बता पाओगे कि कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोकोरिक है। आप देख लो, किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की? नो सर पक्का? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। आपने पहले भी पढ़ाया है ना? ऐसा लग रहा है क्या? पढ़ाया है आपने, एक्स्ट्रा क्लास में, याद करो। पढ़ाया होगा बच्चे, अब इतने सारे बच्चों को बैचेस ले लिए ना इसके, तो पता नहीं चलता कि कौन से बच्चे को पढ़ाया, कौन से को नहीं पढ़ाया। तो अच्छी बात है, अगर पढ़ाया तो आपको जल्दी याद हो गया होगा। ठीक है, डेजावू बोलते हैं उसको, डेजावू बोलते हैं ऐसी चीज को। तुमने सुना है उसका नाम? डेजावू। नो सर शायद डेजावू मतलब जब ऐसा लगता है कि हमें ये चीज पहले कभी हो रखी है, इस सिचुएशन को बोलते हैं डेजावू। तो ना आधे वर्ड भी आपसे सुनते हैं। हाँ, तो ये सुना, ऐसा लगता है ना, जब ऐसे होता होगा सबके साथ कि ये चीज पहले हो रखी है। यस सर होता है। सिचुएशन को बोलते हैं डेजा हो, तो बोले तुम्हें डेजा हुआ है, डेजा हु होता है, पता नहीं डेजा बू होता है, ऐसा इनमें से कोई एक चीज होती है, शायद डेजा हु। ये बताओ वर्ड कौन सा, इंग्लिश का है, फ्रेंच का है, या अब फिर ये मेरे कोई को भी और? नहीं पता, ये मेरे को भी नहीं पता बच्चे, ये देख लेना। इंग्लिश में ही, इंग्लिश में ही। हिंदी वाले कोई इतने सरल होते हैं भाई, वो ऐसी ऐसी बीमारियां नहीं निकालते। उनका ज्यादा से ज्यादा पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, बस। क्या डेजा हु हो गया, पता नहीं कौन कौन से इफेक्ट ले आएंगे। इंग्लिश में तो पता नहीं क्या है, तुम थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा सोच लो तो हाइप होगी, तब भी चिंता ही है उसका नाम। तुम्हारा अगर नॉर्मल चिंता है तो सर वो टेंशन है, ज्यादा चिंता है सर वो हाइपर टेंशन है। देखते ही बंदे को लग जाए भाई अब तो डॉक्टर की जरूरत है। नहीं सर, नाम भी डरावने से ऐसे सोचते, पर कितनी बड़ी बीमारी है। वाह, और है क्या सर, ज्यादा सोच लिया बस, हाइपर टेंशन हो गई इसको, फिर बहुत ज्यादा हो गया सर, डिप्रेशन है सर, है ये क्या हो गया, है ना? बंदा खत्म। तो अच्छी चीज है, हिंदी में पढ़ा करो भाई ये चीजें, है ना? संस्कृत पढ़ाइए सर, उसमें ना जो कुत्ते को बोलते हैं ना वो भी बुरा नहीं लगता। हाँ, ये भी है, मैं बोल भी उसी हिसाब से रहा हूँ। अच्छा, नहीं भाई, मैं तो आराम से बोल रहा हूँ, डेजा वू और हाइपर टेंशन, और इतने है भी, इतने भारी भारी वर्ड्स होते हैं नहीं, परेशान हो जाता हूँ। गूगल पे तो वो बता भी देगा बच्चे, सांस लेने के नुकसान भी बता देगा गूगल पे तो। गूगल पे ना, अगर पता नहीं किस सर ने हाँ, किया था कि एक दिन में 30 घंटे कैसे पढ़े। तो एक सेकेंड में ना, ये क्या लिखा हुआ, ब्रिटानिका डिक्शन, अच्छा इस बच्चे ने सर्च भी कर लिया है। डेजा वू, द फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। मैंने बोला था ना होता है ये वर्ड, डेजा वू है, ना हु है ना बू है, डेजा वू है। डेजा वू, सर्च ओके। करना कैसे पढ़े। 30 घंटे कैसे पड़े, अभी सर्च करेंगे, अभी हम स्क्रीन शेयर है हमारी। पहले ये देखो, इसमें किसी को कोई डाउट क्या? नो सर अच्छा, अब दो फॉर्मूले हैं, मैं एक बार आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कौन कौन से सर? हमने वर्क डन निकाला तो है सर, लेकिन अब दो चीजों के वर्क डन आप निकाल के आएंगे। किसका सर? होमवर्क में देख के आना फॉर्मूले में, एक तो आइसोथर्मल का और एक आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक के लिए तो 0 ही होता है सर, आइसोथर्मल और आइसोबारिक, ठीक है। आइसोबारिक का तो बहुत आसान है सर, कौन सा? आइसोबारिक का तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, कौन सा? पी डेल्टा वी, वी वो तो करना ही सर, ये तो बता दिया सर। कौन सा करके आओगे? आइसोथर्मल को बचा है? हाँ, एडियाबैटिक का। इनका क्या निकाल के आओगे? वर्क डन सोच के आना, सोच के आना फिर करना, ठीक है। करने के लिए बहुत आसान है सर। एडियाबैटिक में तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या लगा देना, डी डब्ल्यू, और फिर सोचना, ठीक। ऐसे ही आइसोथर्मल में सोचना।
आसान है। फॉर्मूला इनका थोड़ा सा डिराइव करने वाला है, हम डिराइव नहीं करेंगे, मैं बता भी देता हूँ फॉर्मूले में क्या आएगा। एक में आएगा 2.303 log ln v2 by v1 है ना, इस फॉर्म में आएगा। एक में nRT2 माइनस T1 की फॉर्म में, वो कल देखेंगे, ठीक है। यस सर। बस यही अभी तक हमने ये जो करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तुमने लर्न नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ फटाफट क्या क्या है सर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। उसके बाद सर हमने डेल्टा यू के बहुत सारे क्या देखे, फॉर्मूलाज देखे, जो कहाँ से डराइव हुए थे सर। सबसे पहले n/2 FR डेल्टा t से, डेल्टा यू का फॉर्मूला है ना, यहाँ से। f की वैल्यू हमने फिर देखी सर 2 गामा माइनस 1। याद जितना आए जा रहा है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना, जितना आए जा रहा है वो लिखते जाओ। यही लिखा था क्या, f इज इक्वल टू 2 गामा माइनस 1। हाँ CV का क्या लिखा था, CV का लिखा था वेरी गुड। अब CP का जो लर्न करेगा वो तो पागल ही होगा सर, CP को लर्न क्यों करे सर, CP माइनस CV क्या होता है, इज इक्वल टू, तो CP बाई CV भी लर्न नहीं करेंगे, वो क्या होता है सर, गामा। गामा। सर DQ अपॉन ये सारा तो हमने कर लिया सर। अब तो DQ DU प्लस DW के इक्वल होता है, हाँ होता है सर। उसके बाद हमने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा था सर, निकाल तो दी, पर फिर भी जनरल फॉर्मूला भी बता दो ना, DQ बाय DT। ये तो हीट कैपेसिटी होगा, इसको N से डिवाइड कर दिया तो मोलर हीट। तो उसके बाद प्रोसेस पढ़ लेते, हाँ प्रोसेस पढ़े थे भाई, आइसो, अरे नहीं सर एक ही बता दो ना सीधा, एक ही बताएंगे, कौन सा, पॉलीट्रोपिक। उसी की इक्वेशन बता दो ना सीधा, PV x इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर x1 तो आइसोथर्मल, x2 तो, x0 तो सॉरी x0, बात तो सही लिख रहा हूँ मैं, बात तो सही लिख रहा हूँ, पर 0 से स्टार्ट करते हैं फिर वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात तो सही लिखी थी। x0 तो कौन सा, आइसो बारीक। x1 हो जाए तो आइसोथर्मल, x गामा हो जाए तो एडियाबैटिक, और इन्फिनिटी वाला केस हो जाए तो आइसोकोरिक। यानी P को 0 कर दिया ऐसा बोला करो इसको, तो V कांस्टेंट तो कौन सा हो जाएगा सर, आइसो। और सर स्लोप तो हमें पता ही है सर, टक टक P एंड V का ही बात कर रहे हैं सर। ये किसका स्लोप है सर, आइसो। प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक। अच्छा ये कौन सा है, ये आइसोकोरिक। कोरिक। और ये सर आइसो आइसोथर्मल। और ये सर एडियाबैटिक। खत्म क्या केस। अब पहले इन्हीं फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखो, फिर आगे करने का कोई फायदा है। हमने बहुत सारे फॉर्मूले आज दिमाग में रखे हैं अपने, जितने आपसे हो पाते हैं वो सब रखो, और जो मैंने होमवर्क दिया वो भी करके आना, फिर हम इनको यूज करके इनके न्यूमेरिकल करेंगे। और ट्रस्ट में एक बार ये फॉर्मूले समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल कोई भी बात नहीं आएगी। और सेकंड लो तो हमने करना ही नहीं, आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन यहीं से आने वाला है, इन्हीं फॉर्मूले से आने वाला है। कुछ एक जो फॉर्मूले रह गए हैं 3-4 उनको हम बाद में करेंगे, ठीक। क्वेश्चंस के साथ साथ हो गए बच्चे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में हम लोग। बाय। किसी को कोई डाउट? क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा वाली भी लोगे? नहीं आज एक्स्ट्रा वाली नहीं। और सुबह का डाउट सेशन भी नहीं है बच्चे, सुबह का भी कोई, सुबह वाला जो 5:45 पे होता है ना कल, वो भी कैंसिल हो चुका है। तो वो अभी मेरे पास मैसेज आया है थोड़ी देर पहले ही, तो वो